नमस्कार, न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। न्यूज़ मेकर की सीरीज़ में आज बारी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जी हां, वही जेपी नड्डा जिनकी बिहार में बीजेपी की जीत के बाद वाहवाही हो रही है। प्रधानमंत्री ने खुद दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में जो कार्यक्रम हुआ एनडीए की जीत के बाद बिहार का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, जेपी नड्डा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इशारा था बंगाल की तरफ। जी हाँ, बंगाल। बीजेपी के लोगों के लिए बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार का किला दोबारा फतेह करने के बाद बंगाल के किले पर नज़र है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और बीजेपी के नेताओं की। बीजेपी के नेता चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बंगाल में अपनी पैठ बना पाए। बीजेपी काफ़ी समय से कोशिश कर रही है और वो बंगाल में अपनी पैठ नहीं बना पा रही है। ममता बनर्जी के किले को नहीं ध्वस्त कर पा रही है। बीजेपी ने अब अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया है और कमान संभाली है खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जी हाँ, जेपी नड्डा 100 दिन की राज्य प्रवास यात्रा पर निकल रहे हैं। जेपी नड्डा इस दौरान 4 तरीके के राज्यों में जाएंगे। बीजेपी की नज़र से अगर देखें तो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी वो है जहां या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के सहयोगी दल की सरकार है। दूसरी श्रेणी में वो राज्य आते हैं जो बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं या बीजेपी के हाथ में भी आते आते रह गए हैं, और इसमें जो है आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है। तीसरी कैटेगरी में या तीसरी श्रेणी में वो राज्य आते हैं जो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं और जहां पार्टी अपनी जगह संभाव उतनी अच्छी नहीं बना पाई है जितनी वो बना सकती थी। इसमें मणिपुर और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य शामिल हैं। और चौथी श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी है। सबसे इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगले 2 साल में चुनाव होने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। जी हाँ, पंजाब, बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले 2 साल में। और बीजेपी एक डिसाइसिव मैंडेट के लिए या एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए इन चारों राज्यों पर फोकस कर रही है और सेनापति हैं जेपी नड्डा। जी हाँ, जेपी नड्डा जब अपनी 100 दिन की यात्रा पर निकलेंगे, लगातार उनके दिमाग में चलता रहेगा कि कैसे इन 4 राज्यों में अपना झंडा यानी बीजेपी का झंडा लहराया जाए। नड्डा का 100 दिन का राज्य प्रवास कार्यक्रम माना जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा और सबसे पहले जिस राज्य पर नड्डा जी फोकस करने वाले हैं वो है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल पर फोकस क्यों? क्योंकि यहाँ की 294 सीटों के लिए साल 2021 की पहली छिमाही यानी कि पहले 6 मंथ्स में यहाँ पे इलेक्शन होना है। 294 सीट्स हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में। बीजेपी, हालांकि थोड़ा बहुत लोकसभा में सक्सेस बीजेपी को मिली है वेस्ट बंगाल में, लेकिन जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो बीजेपी को उस तरीके की सक्सेस नहीं मिली है जैसे कि बीजेपी बाकी और राज्यों में हासिल करती आई है और बड़े राज्यों में हासिल करते आई है पिछले कुछ सालों में। और बिहार में तो फाइनली उसने जो है सत्ता पे एक तरीके से पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना भी ली है, लेकिन बंगाल में वो बात अभी बीजेपी को होती हुई नहीं दिख रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है गुटबाजी। जी हाँ, अगर हम थोड़ा बंगाल की स्थिति को समझें तो बंगाल में बीजेपी की यूनिट उस तरह से काम नहीं करती है जैसे यूपी में करती है या बिहार में करती है या एमपी में करती है या राजस्थान में करती है। बिहार में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में एक टीम की तरह बीजेपी काम करती आई है, लेकिन बंगाल में बीजेपी में गुटबाजी है। इसी गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए और बंगाल के साथ साथ केरल और तमिलनाडु की चुनौती को देखते हुए बीजेपी ने कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं।
जैसा कि अमित मालविया को उन्होंने बंगाल के इलेक्शन में इन्वॉल्व किया है, बंगाल की इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे उन्होंने इन्वॉल्व किया है। दूसरा, अमित शाह जो है वो पूरा बंगाल का, केरल का और तमिलनाडु का इलेक्शन का खाका देखेंगे बीजेपी का, और एग्जीक्यूशन की जो जिम्मेदारी होगी वो जिम्मेदारी की निगरानी जेपी नड्डा करेंगे। तो यानी कि जेपी नड्डा यहाँ पर भी इन्वॉल्व रहेंगे। जेपी नड्डा राज्य प्रवास और रात्रि प्रवास की इम्पोर्टेंस जानते हैं, ये वो संघ के दिनों से जानते हैं। और हमें ये यहाँ पर बताना चाहिए कि अमित शाह जो है उन्होंने बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट रहते हुए, जी हाँ, बतौर बीजेपी प्रेसिडेंट रहते हुए 400 दिन की यात्रा करी थी, 400 डेज, और उन 400 दिन में से 300 दिन रात्रि प्रवास उन्होंने किया था। यानी कि रात्रि प्रवास का मतलब है कि आमतौर पर जैसे बड़े नेता दिल्ली से निकलते हैं तो वापस रात के समय दिल्ली ही आ जाते हैं, या लखनऊ, पटना या राजधानी स्टेट कैपिटल से निकले या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से निकले तो रात को वहीं आ जाते हैं। लेकिन रात्रि प्रवास में आप जिस शहर में जाते हैं आप उसी शहर में रुकते हैं रात को। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि अमेठी में एक चुनावी यात्रा पर गए थे अमित शाह, और वहाँ पर रात के 2 बज गए मीटिंग होते होते, तो अमित शाह वहीं रुक गए, वहीं उन्होंने रात्रि प्रवास किया। और लोग उम्मीद कर रहे थे कि 1.5 घंटे की दूरी पे लखनऊ है, अमित शाह जो है वो लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन अमित शाह लखनऊ नहीं गए। अमित शाह जो फैक्ट्री थी डालडा घी की वो उसी में रुके, उसी के गोदाम में रुके रात भर। रात्रि प्रवास से स्थानीय लोगों से नेता का जुड़ाव होता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जब अमित शाह के साथ चले तो वो ये बात समझ गए, या उन्हें इस बात का दोबारा से एक तरीके से रिवीजन हो गया, क्योंकि वो संघ में सब कुछ देख चुके हैं, वो उनकी आरएसएस में जड़ें बहुत गहरी हैं और वो एक एक्टिव आरएसएस के मेंबर रहे हैं। जेपी नड्डा, अब थोड़ा सा हमें जेपी नड्डा के बारे में जानना चाहिए, उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहिए। जेपी नड्डा का जन्म बिहार में हुआ था, पटना में। हालांकि वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था और 2 दिसंबर 1960 को हुआ था, यानी उनकी उम्र जो है वो 60 साल है। जेपी नड्डा उन राजनीतिज्ञों में हैं जिन्हें काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो आरएसएस के विश्वास पात्र रहे और वो पूरी तरीके से कमिटेड हैं अपनी पार्टी के लिए और अपने वर्क के लिए। बहुत ही कम उम्र में वो जेपी मूवमेंट में शामिल हो गए थे 1970s में। उसके बाद वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रहे। जेपी नड्डा महज 31 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 31 साल की उम्र में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। 32 यानी 32 साल की उम्र में जेपी नड्डा एमएलए बन गए। जेपी नड्डा कुल 15 साल एमएलए रहे हैं। बिलासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से वो पहले 2 बार जीते और फिर एक और बार जीते। कुल मिला के 15 साल वो एमएलए रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में 1994 में महज 33 साल की उम्र में वो पार्टी ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। जो विधानसभा में उनका पार्टी का जो ग्रुप था हिमाचल प्रदेश में, उसके अध्यक्ष भी बन गए। 1998 में वो मंत्री बने हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में। उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड विभाग दिया गया। उसके बाद वो दोबारा एक और बार मंत्री बने। 2008 से 2010 में भी वो मंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट में ही। इस बार उन्हें वन विभाग मिला था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मिनिस्टर रह चुके हैं वो हिमाचल प्रदेश में। कहा जाता है कि जब वो हिमाचल प्रदेश में थे तभी नरेंद्र मोदी से संपर्क में आए। नरेंद्र मोदी, उन दिनों नरेंद्र मोदी, याद कीजिए ये लेट 90s की बात है, उन दिनों नरेंद्र मोदी जो है वो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, इन तीनों राज्यों का काम देख रहे थे बीजेपी का। और नरेंद्र मोदी उन्हीं दिनों जो है नड्डा से संपर्क में आए। वो नड्डा की पर्सनैलिटी से कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। वो नड्डा के अनुशासनता को देखते हुए,
नड्डा के कर्मठता को देखते हुए नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और नरेंद्र मोदी के दिमाग में नड्डा का नाम रहा। जब वो गुजरात चले गए तब भी उनके दिमाग में रहा नड्डा का नाम। और यही वजह है कि नड्डा जो है वो 2014 में जब पहला कैबिनेट रिशफल हुआ मोदी का, जी हाँ 2014 में जो NDA 1 में जब पहला कैबिनेट रिशफल हुआ तो उसमें JP नड्डा को शामिल किया गया। 2012 में जो व्यक्ति पहली बार राज्यसभा का सांसद बना वो 2014 में कैबिनेट में भी शामिल हो गया था। तो अगर हम नड्डा की राजनीति को देखें, नड्डा के राजनीतिक जीवन को देखें, तो हम ये देखते हैं कि 2008 से 2014 6 साल के अंदर वो महज एक MLA से कैबिनेट मंत्री तक बन गए थे और उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिला था। 2014 से 19 जो है लगातार 5 साल वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। नड्डा दरअसल स्वास्थ्य के प्रति भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा सचेत हैं। RSS का तो उनका बैकग्राउंड रहा ही है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि वो स्विमिंग में बहुत बढ़िया है। नड्डा एक बहुत बढ़िया तैराक है। जी हाँ, नड्डा ने बिहार को रिप्रेजेंट किया है ऑल इंडिया लेवल पर तैराकी में। नड्डा एक अच्छे स्टूडेंट भी थे, हालांकि वो स्टूडेंट यूनियन और राजनीति में थे, लेकिन वो एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेके BA तक की पढ़ाई पटना से करी, बिहार से। उसके बाद LLB इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करी। नड्डा साल 2019 में BJP के वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए। जी हाँ, ये एक नई पोजीशन थी, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ BJP। उसके बाद जून से लेके 20 जनवरी 2020 तक 2020 तक नड्डा वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ BJP रहे और 20 जनवरी 20 को नड्डा यूनैनिमसली निर्विरोध BJP के अध्यक्ष चुन लिए गए। तो आप देखेंगे कि महज 59 ईयर्स की एज में BJP के वो अध्यक्ष चुने गए। और अगर हम ये देखें कि अब से अगर 20-22 साल पहले तक वो सिर्फ एक MLA थे, तो उन्होंने जो सफ़र, जो राजनीति का जो उन्होंने एक सफ़र जो तय किया है वो बहुत तेज़ी से तय किया है। उन्हें कम एज में सक्सेस भी मिली है और ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ डायरेक्ट काम किया है। अमित शाह के रात्रि प्रवास और राज्य प्रवास जैसे कार्यक्रमों से वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो उसी को देखते हुए वो 100 दिन की यात्रा पर निकले हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के साथ JP नड्डा ने, जयप्रकाश नड्डा ने काफ़ी करीब से काम किया है। वो जानते हैं कि दोनों लोगों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। JP नड्डा, उनका एक ही लक्ष्य है, 4 राज्य, जी हाँ 4 राज्य, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पार्टी की जड़ों को फैलाना। तो JP नड्डा इसी कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर JP नड्डा। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IANS फीड्स।